चलो बच्चों, तो ये लेक्चर है अपना 11th केमिस्ट्री का बच्चों। ठीक है, अब 11th केमिस्ट्री में हमने बहुत कुछ कर लिया। तो जैसे आप डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट और हाइजेनबर्ग का जो मॉडल एटम था वो अभी हमने फिनिश आउट किया है। ठीक है, बट मैंने आपको बोला था कि हम लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल एटम को छोड़ के आए हुए हैं, वो दोबारा डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल एटम ही करेंगे। लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल एटम। देखिए, बोहर मॉडल एटम जो दिया गया था उसकी भी अब कुछ कमियां नजर आ गई। अब वो तो है ही है, साइंटिफिक फील्ड में ये चलता है कि आपने कुछ मॉडल एटम बना दिया, फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे नई इन्वेंशंस आ जाएगी, नया कुछ आएगा, तो उसका आंसर जो पिछली थ्योरीज है कई बार वो उस हिसाब से तो बनाई ही नहीं जाती। देखिए, आपको एक बात तो दिमाग में रखनी होगी कि जो जो थ्योरीज बनाई जाती है वो उस टाइम पे प्रेजेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उसी को एक्सप्लेन करने के अकॉर्डिंग बना देते हैं। आप समझे बात? जैसे थॉमसन मॉडल आया तो वो फ्लॉप हुआ बाद में, फिर उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आइटम आया तो उसको एक टारगेट मिला हुआ था दिमाग में, उसने एक्सपेरिमेंटल फैक्टर से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को जगह देने की सोची। उसके बाद बोहर ने जब आया तो उसके दिमाग में हाइड्रोजन और प्लैंक की कॉन्सेप्ट बैठा हुआ था, वो सारा कुछ उसी हिसाब से करते रहे। तो बोहर ने भी वैसे ही किया। तो हम यहाँ जो पढ़ेंगे वो बोहर मॉडल एटम के जो है बेसिकली कॉन्सेप्ट है, उसमें जो कमियां रह गई हैं, कमियां तो रहेंगी क्योंकि जैसे जैसे आगे कुछ हुआ तो वो बोहर मॉडल एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया, वही उसकी लिमिटेशंस हैं। तो बोहर मॉडल एटम को हम मानते हैं कि इट इज इंप्रूवमेंट ओवर द रदरफोर्ड मॉडल एटम। बोहर मॉडल एटम जो था, बोहर मॉडल एटम was an improvement over the Rutherford model atom. Rutherford model atom. तो ये इंप्रूवमेंट था। पहले कुछ इसकी अच्छाइयां भी हैं, वो देख रहे हैं। एंड इट एक्सप्लेन द, अब क्या एक्सप्लेन किया? इट हैज एक्सप्लेन्ड स्टेबिलिटी and line spectra of hydrogen। line spectra of hydrogen ये आपने किया था, and hydrogen like species, and of hydrogen like species। इनका इसने एक्सप्लेन किया था। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज क्या होते हैं? जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हीलियम का प्लस, लिथियम में +2। तो ऐसे जो एलिमेंट्स थे उनको भी हम हाइड्रोजन लाइक बोलते हैं। अब मैंने ये लिखा क्यों? देखिए, आपको कुछ पता चलेगा। देखिए, एक तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो यहाँ पे आपको लिमिटेशन इसकी पहली नजर आ जानी चाहिए। क्या है कि ये सारा कुछ हाइड्रोजन के लिए ही था, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो था ही नहीं कुछ इसमें। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम भी हाइड्रोजन का एक्सप्लेन कर पा रहा था, या एक इलेक्ट्रॉन वाला जो एक्सप्लेनेशन था वही दे पा रहा था। तो ये मॉडल एटम है अपने पास बोहर का। अब इसकी कमियां हैं जो वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया, बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग्स। क्या नहीं कर पाया? देखो, मैं ये डिटेल में आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको पहले ही बोला था कि हम एक एक करके डिस्कशन में लेंगे। तो ये क्या नहीं कर पाया वो देखते हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि मॉडल जो नील बोर मॉडल एटम था वो फेल हो चुका था फाइनल डिटेल्स। ठीक है, जो फाइनल डिटेल लाइंस आई ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व बाय द सोफिस्टिकेटेड जो स्पेक्ट्रो टेक्निक्स थी। तो पहली जो फेलियर थी इसकी ये थी कि जो लाइन स्पेक्ट्रम हमें एक लाइन नजर आ रही थी, तो वहां फाइनल डिटेल लाइंस थी, कुछ मतलब क्लोजली स्पेस लाइन थी। सो व्हेन हाइड्रोजन
spectrum is closely observed by an advanced spectroscope, the lines, ठीक है, ठीक है, the lines which appear single was actually closely spaced many lines. अब वो तो एक लाइन बोल रहा था कि हमें एक लाइन आ गई है, बट बेसिकली जो एक एक लाइन लग रही थी वो क्लोजली स्पेस बहुत सारी लाइंस का था. सो जो फाइनल डिटेल थी, उसकी डिटेल्स जो आई थी लाइंस की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व बाय यूजिंग जो हमने देखा इसको, वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द क्लोजली स्पेस लाइन. अब इसका मतलब यहीं से निकाल लेते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन जो बोहर का हम निकालते हैं, मीनिंग आगे देखेंगे काम आएगा. तो ये है, अब ये एक, ये आगे एक और ये एक है. अब ये यहां से एक गिरा, मान लीजिए तीसरे से दूसरा गिरा, तो एक लाइन आनी चाहिए. वो कहता है कि इस एक लाइन की बजाय में देयर आर एक्चुअली सम क्लोज स्पेस, sorry, lines which appear single was actually closed space of some lines. some many नहीं करते, many तो बहुत ज्यादा हो गए. मतलब कुछ लाइंस की क्लोजली स्पेस होती है वो. जैसे यहां से एक आनी चाहिए लाइन स्पेक्ट्रम, मतलब एक रेडिएशन. अब उन्होंने देखा कि जब तीसरे से दूसरे पे गिरा तो यहां बेसिकली दो लाइंस आ रही है. ये आ गई क्लोजली स्पेस, दूसरी लाइन भी आ गई. तो यहाँ दो लाइंस आ रही. अब तीसरे से गिरा नीचे वो, तो वो तीसरे से जब गिरेगा तो उसको गिरने के लिए बहुत कुछ है. तीसरे से पहले पे आने के लिए दो, तो इसकी आ गई, फिर ये पहली आ गई, ठीक है. अब ये कई सारी लाइंस आ रही है, ठीक है. जो एक लाइन नजर आ रही थी बेसिकली वो टू लाइन में स्प्लिटिंग हो गई. तो इसे बोलते हैं हम स्प्लिटिंग ऑफ द टू लाइंस भी है. तो वो ये बात नहीं समझा पाया था. आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो एक लाइन नजर आ रही थी, यानी एक रेडिएशन नजर आ रही थी, वो एक से ज्यादा रेडिएशन कैसे बन गई. इसका मतलब ये था कि पहले उनको ये गैप नजर नहीं आ रहा था, बाद में गैप नजर आ गया. जहां उनको एक रेडिएशन लग रही थी तीसरे से दूसरे पे आने के लिए, यहाँ पे एक तो ज्यादा है. तो वो बोलते कि तूने तो एक एक्सप्लेन कर दिया, भाई लाइन्स तो दो है, अब बता कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम. तीसरे से दूसरे तो एक ही आएगी. या तो आप ऐसे बोल दो कि जो दूसरा ऑर्बिट है वो बेसिकली इज ऐसे है कि उसमें ही दो ऑर्बिट्स हैं. आप समझे बात कि तीसरे से जब दूसरे पर गिरा वो, तो दूसरा जो ऑर्बिट है बेसिकली उसमें दो पाथ्स हैं. इलेक्ट्रॉन किसी एक पे चल सकता है, मतलब ये वाला ऐसे है, ये पहला और ये दूसरा. अब दूसरे के दो पार्ट्स हैं, ये वाले, ये वाले. हो सकता है तीसरे से इलेक्ट्रॉन यहां गिर गया हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहां गिर गया हो. आपको समझ लगी, ठीक है. और वैसे भी बहुत सारी लाइंस आ रही, कहीं दो आ रही, कहीं तीन आ रही है. तो वो ऐसी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. तो पहला आपका ये प्रॉब्लम है जो उसको समझ नहीं आया कि अब मैं क्या बोलूं. वो तो बोल रहा था ना कि ऑर्बिट्स जो है वो फिक्स पाथ्स हैं, तो वही एक एक पाथ है बस. अब वहां जो लाइंस एक से ज्यादा थी तो उसने उसको जंपिंग पैटर्न बताया था कि हो सकता है तीसरे से दूसरे से पहले पे आते वक्त हो सकता है वो तीसरे से दूसरे पे आ गया हो, दूसरे से पहले पे. तो नंबर ऑफ लाइंस तो दो आनी चाहिए थी ना तब भी. अब वहां नंबर ऑफ लाइंस दो की बजाय 6-7 आ गई. अब वो बोलते ये कैसे हो गया, तूने तो एक एक दो बोली थी ये लाइन. तो वहां वो प्रॉब्लम ये फंस गया. ये ध्यान रखना आपने, समझे बात. आगे बहुत अच्छा पॉइंट है. अब ये था कि जो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम की जो प्रोडक्शन की गई, द सोर्स जिससे प्रोडक्शन की गई, अब अगर उस सोर्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, जहां से अगर वो सोर्स मतलब
सोर्स कौन सा था बच्चों? गैस डिस्चार्ज ट्यूब थी। डिस्चार्ज ट्यूब में हमने हाइड्रोजन को गर्म किया था लो प्रेशर पे। अब अगर डिस्चार्ज ट्यूब के अराउंड आप मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हो, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हो, तो जो लाइन पहले एक एक दो दो नजर आ रही थी वहां, तो वो लाइंस जो है वो काफी सारे पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है लाइंस को नंबर ऑफ लाइन में स्प्लिट कर देती है। स्प्लिटिंग मतलब क्या है बच्चों? ये ध्यान रखना, जब भी मैं बोलूं स्प्लिटिंग हो गई है तो नंबर ऑफ लाइन, मान लीजिए एक लाइन थी वहां 3 लाइन्स आ गई, इसका मतलब 3 रेडिएशन आ गई। इसका मतलब जो लेवल पहले हमें गैप एक नजर आ रहा था वहां 3 गैप आ गए। ये ध्यान रखना, स्प्लिटिंग ऑफ लाइन्स का मतलब ये होता है, और लाइन कुछ नहीं होती है। ठीक हो गया? तो आगे अगर स्प्लिटिंग ऑफ दिस लाइन इसका जीमैन इफेक्ट बोलते हैं बच्चों। तो बोहर का सेकंड पार्ट होता है बोहर। नाउ व्हेन द सोर्स of production of line spectrum of hydrogen was placed in the magnetic and electric field, ठीक है, हाइड्रोजन वॉज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर? देन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, द लाइंस इज ऑब्जर्व्ड। अब स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया पहले, ठीक है? तो उन्होंने क्या देखा था कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम रखते हैं, इट इज ऑब्जर्व दैट ईच स्पेक्ट्रल लाइन प्लेस इनटू द नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है? स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व्ड इन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मेनी लाइंस इज ऑब्जर्व्ड। नाउ इफ splitting is due to magnetic field, then it is called Siemens effect। इसको हम कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? Siemens effect मतलब ये Siemens ने फाइंड किया था। And if due to electric field, then it is called Stark effect। हम इसको फिर स्टार्क्स इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है? अब बोहर मॉडल एटम was not able to explain, but Bohr could not explain this। अब इसके बारे में बात और करते हैं। बोहर को ये पता ही नहीं था। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ये ध्यान से देखना, अच्छे से समझना है। देखिए, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जो इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, एंड दे आर मूविंग। अब आपको पता है कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है वो नियरली करंट के इक्वली होता है, मूविंग चार्ज जो होता है वो करंट इक्वलेंट होता है। अब मूविंग करंट जो होता है वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो एक की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे की जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है। उसकी वजह से, इंटरेक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है जिस रास्ते पे घूम रहा था उससे अलग रास्ते पे चलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब जो ऑर्बिट जिस पे वो घूम रहा था वो ऑर्बिट की बहुत सारी पाथ्स बन गए होंगे। अब पाथ्स बन गए हैं उसके, और व्हेन इट मूव्स अप, अब जब वो ऊपर जाता है अंडर द जो हीट है या जो एनर्जी है एंड प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो बहुत सारे बटे हुए पाथ में जाता है और वापस आता है, और जहां एक लाइन आनी चाहिए वहां बहुत सारी लाइंस आनी शुरू होती है। लाइंस का मतलब है रेडिएशन, और रेडिएशन का मतलब होता है फॉलिंग। तो ये हम यहां पकड़ लेते हैं, इसको इससे फॉल करना है, ये एक लाइन है बच्चों। अब आपने लगा दी मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन हो रही है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की और उसकी खुद की इंटरेक्ट करती है। उसकी वजह से जो पाथ, जिसमें फिक्स पाथ जिसको बोहर ने बोला था
वो फिक्स पाथ रहे ही नहीं है, वो तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चेंज हो रहे हैं। तो चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके जो पाथ्स हैं, जो मॉडल हैं एटम में, वो अंडर द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ आउटर वो चेंज होते हैं। अब ऐसे तो एटम के वैसे ही चेंज होते होंगे, क्योंकि एटम जो होता है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में होता है। ठीक है, हर एक फील्ड अर्थ की जो है या किसी और की मैग्नेटिक फील्ड तो होती है, तो नियर बाई इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड होती है एटम्स की। तो इसका मतलब एटम्स जो है बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन में है। अब वो हर एक इंटरेक्शन में अलग अलग से बिहेव करने लग जाते हैं। तो ये बोलना कि फिक्स पाथ में मूव करता है, बोहर वाज रॉन्ग। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाला पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट था जो बोहर नहीं एक्सप्लेन कर पाया था वो क्या था बच्चों? थर्ड पॉइंट में आ गया था कि why atom combine, why atoms and molecules combine. Bohr could not explain this. Bohr could not explain this. अब बोहर ने बॉन्डिंग के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं था, ये तो आपको पता चल ही गया ना। बोहर ने एक फ्लैट मॉडल दिया था। एक अगला पॉइंट ले लेते, ये तो पता ही है। तो बोहर हैड गिवन फ्लैट मॉडल, बोहर हैड गिवन फ्लैट मॉडल। फ्लैट मॉडल जैसे अर्थ का है, क्योंकि वो बेसिकली तो रदरफोर्ड का मॉडल एटम था। रदरफोर्ड ने मॉडल एटम किसके हिसाब से दिया था? ड्यू टू यूनिवर्सल जो अर्थ एंड सन का मॉडल है। अब वो तो फ्लैट है कि अर्थ जो ऐसे ऐसे घूमती, अब सन के अराउंड अर्थ ऊपर नीचे ऐसे ऐसे तो घूमती नहीं है। तो ये बोहर के मॉडल एटम को हम बोलते हैं फ्लैट मॉडल एटम। बट मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये पता चलने लग गया कि इलेक्ट्रॉन जो 3 डिमेंशनल मोशन करता है, ये फ्लैट मॉडल, दैट इज मोशन इज ओनली 2 डिमेंशनल, दैट इज मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ओनली 2 डिमेंशनल। मोशन कौन सी है? 2 डिमेंशनल, मतलब ऐसे से घूम रहा है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट चेंज करता है। But it was established by spectrums and magnetic and electric field that motion जो होती है इलेक्ट्रॉन की in an atom is a 3-dimensional motion। जैसे कि ऐसे ऐसे चक्कर पूरा ही निकाल रहा है या ऐसे ऐसे कर रहा है। तो but later on it was found, I don't say proved, found that electron has 3-dimensional motion, 3-dimensional motion। तो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो 3-dimensional मोशन है, ये याद रखना है। अब अगेन ऑपोजिट टू द जो बोहर मॉडल एटम है, ये तो लिया ही नहीं गया उसमें। ठीक है, ये समझ लगा। अब इसके बाद जो मैनी साइंटिस्ट बाद में जैसे आता गया, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर। अब बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन, बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन द डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय दी ब्रोगली। ये हमने कर चुके हैं, इसकी इतनी डिटेल करते हैं। तो ये तो मान रहा था बच्चों की कि वो डुअल कैरेक्टर है, वो तो अंदर वेव है, वो पार्टिकल मान रहा था। बोहर ने तो इसको पार्टिकल माना था। अब पार्टिकल तो है नहीं, वो तो वेव कैरेक्टर में भी है, पार्टिकल में भी है। तो वो इलेक्ट्रॉन का ये कैरेक्टर जो डुअल कैरेक्टर है उसके बारे में बोहर ने बातें नहीं की थी। ठीक है, एंड उसके बाद बच्चों ये आ गया। और जो फिक्स पाथ वाला फंडा है, फिक्स पाथ concept was ruled out by Heisenberg uncertainty principle, uncertainty principle ये आपने कर लिया है। हाइजेनबर्ग ने प्रूव कर दिया था कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड बोथ मोमेंटम एंड द पोजीशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम अप टू एक्यूरेसी।
तो ये तो फाइंड कर ही नहीं सकते थे। तो वो बोलता है कि जब वो फाइंड नहीं कर सकते देन हाउ कुड यू एक्सप्लेन दैट देयर इज अ फिक्स्ड पाथ। तो फिक्स्ड पाथ वाला फंडा भी उसने रूल आउट कर दिया गया था। ये समझ लगा। अब इसका मतलब ये है कि सर्कुलर पाथ जो है डेफिनेट वाला फंडा खत्म हो गया, थ्री डायमेंशनल कॉन्सेप्ट आ चुका है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इज मूविंग लाइक दिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन में हम प्रोबेबिलिटी फंडे में चलेंगे। नाउ इससे आगे हम बोलेंगे कि बोहर मॉडल वाज पार्शली सक्सेसफुल, ये बोल सकते हैं बोहर मॉडल वाज पार्शली सक्सेसफुल, इट एक्सप्लेन मेनी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बट वाज अनएबल टू एक्सप्लेन मेनी अदर फीचर्स ऑफ द एटम। बहुत सारे फीचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया पर बहुत सारे फीचर एक्सप्लेन भी कर दिया, ये भी ध्यान रखना। देयरफॉर इट इज अबंडेंट, ठीक है, तो फिर उसको छोड़ दिया गया। तो अब नई जो बातें हैं वो करनी पड़ेंगी, नई जो है बातें जो आएंगी वो क्वांटम मॉडल ऑफ एटम को हम लॉन्च करेंगे। वो भी 1927 में सैक्रोडिंगर्स और एल्विन स्क्रॉडिंगर ने एक अपनी मैथमेटिकल वेव इक्वेशन बना के टेकिंग अकाउंट इनटू द एनर्जी ऑफ एन एटम एंड पोटेंशियल यानी पोटेंशियल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन एटम, तो उसके हिसाब से एक इक्वेशन तैयार की। अब उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम एक नया मॉडल ऑफ एटम तैयार करते हैं, वो जो है वो धीरे धीरे पढ़ेंगे हम, ठीक है बच्चों। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखें। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी आपको थोड़ी मेच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स की इंट्रोडक्शन थोड़ी सी बच्चों के लिए थोड़ी सी लेवल के अबव चली जाती है, फिर उसके बाद स्मूथ हो जाता है। एक बार इंट्रोडक्शन आप समझ लेना, जितनी समझ आए। तो ये है हमारा बोहर मॉडल एटम की लिमिटेशन वाला सारा। चलो नेक्स्ट लेक्चर में आगे काम करेंगे। अब तक हमने पहला पार्ट पोर्शन जो है इसका कर लिया है, ठीक है।